अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। समुद्री तूफान बिपरजॉय के जाखाओ साहिल से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ है। इसका असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 अजला में रहा। उसने अपने पीछे बहुत बड़ी तबाही छोड़ी है। कई मकामात पर दरख्त और खंभे गिर गए। भावनगर में तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। 22 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। 2 दिन तक 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल बिपरजॉय जुमेरात की शाम 6:30 बजे कच्छ के जाखाओ साहिल से टकराया। लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहा। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर फी घंटा थी। इससे कबल साहिली इलाकों बशमूल कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गांधीधाम और मोरबी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। अब तूफान शुमाल जनूबी राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। समुद्री तूफान बिपरजॉय गुजरात के बाद जुमे को राजस्थान में पहुंच गया। बाड़मेर और जालोर में आज रेड अलर्ट है और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। जालोर में जुमे की सुबह तक 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उधर जैसलमेर में भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बाड़मेर और सरोही में तेज हवाओं के बायस दरख्त और खंभे गिर गए हैं। तूफान की वजह से जुमे और हफ्ता समेत राजस्थान के 5 अजला में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 13 अजला में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ये रियासत में 18 जून तक नाफिज रहेगा। हैदराबाद के इलाके संतोष नगर में वाक़ कॉलेज में कायम करदा इम्तिहानी मरकज़ में मुस्लिम तालिबात से बुरखा उतार कर इम्तिहान लिखने पर मजबूर किया गया, जिस पर इम्तिहान लिखने वाली तालिबात ने कॉलेज इंतजामिया के इस रवैये पर शदीद एहतजाज किया। इम्तिहान लिखने वाली तालिबात ने मीडिया को बताया कि संतोष नगर IAS सदन चौराहे के पास वाक़ KB रंगारेड्डी वुमेन डिग्री कॉलेज में आज उनका दूसरा इम्तिहान था, जहां कॉलेज इंतजामिया ने बुरखा उतार कर इम्तिहान लिखने की हिदायत दी। एतराज़ पर इंतजामिया ने दो टोक अंदाज में कहा कि बुरखे के साथ इम्तिहान गाह में दाखिल होने पर उन्हें इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं रहेगी। तालिबात ने बताया कि मजबूरी में हमने बुरखा उतार कर इम्तिहान लिखा। इम्तिहान के पहले दिन भी बुरखा निकाल कर इम्तिहान लिखने पर मजबूर किया गया था और आज इम्तिहान गाह में बुरखे के साथ दाखिल होने पर भी रोक लगा दी गई। इन तालिबात ने बताया कि शहर के किसी भी इम्तिहानी सेंटर पर बुरखे के बगैर इम्तिहान लिखने के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा है। सिर्फ इस सेंटर पर उन्हें बुरखा उतार कर इम्तिहान लिखने पर मजबूर किया जा रहा है, जिस पर वो शदीद एतराज़ करते हुए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस सेंटर के कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन तालिबात ने मजीद बताया कि इम्तिहान खत्म होने के बाद सेंटर के बाहर बुरखा पहनने की हिदायत दी गई, जो सरासर नामुनासिब है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बुरखा उतार कर इम्तिहान लिखने के लिए मजबूर करने के वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि किसी को भी बुरखा उतार कर इम्तिहान लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज के प्रिंसिपल या कोई और जिम्मेदार शख्स ने तालिबात को इस तरह की हिदायत दी है तो उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
और हम लोगों को फोर्स बुर्का नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुर्का उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुर्का एग्जाम हो गया बस से। एक केवी रंगा रेड्डी कॉलेज है संतोष नगर। ये बुर्का उतारो बोल के आपको फोर्स करे या मतलब आप लोग अपनी खुद भी उतार रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, बुर्का अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुर्का अलाउ नहीं है बोल के। आज आप लोग बुर्का उतार के पूरे जन? हाँ पूरे जने। दूसरे कॉलेजेस में अलाउ नहीं है बुर्का, अलाउ है बुर्का बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बुर्का उतार के जाना बोल के बोल रहे। एक आदमी को गलती कराऊंगा, कोई हेडमास्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है तो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत भेजिए यूरोपीय आप पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात खराब होंगे। तो इस्लामिक ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनिए, क्योंकि पल्लू सिर पे ओढ़ते हैं और एक अच्छा ड्रेस हमारा, उसकी हम इज्जत करना चाहिए। और खास तौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज्यादा कपड़े पहने तो लोगों को सर बुर्का आज नहीं पहनने। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने जुमे को डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना यानी दोस्त 2023 के सिलसिले में सीटों की अलॉटमेंट का पहला मरहला जारी कर दिया है, जिसके तहत 73,220 तलबा को सीटें अलॉट की गई हैं। अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए जुमला 1,05,935 तलबा ने नाम दर्ज करवाए थे, जिनके मिन जुमला 78,212 उम्मीदवारों ने वेब ऑप्शन से इस्तेफादा किया और 73,220 उम्मीदवारों को सीटें अलॉट की गई। सदनशीन काउंसिल प्रोफेसर आर लिम्बाद्री ने कमिश्नर कॉलेजिएट और टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल के साथ पहले मरहले के लिए सीटों का अलॉटमेंट जारी किया। ऐसे तमाम उम्मीदवारों को जिन्हें सीटें हासिल हो गई हैं, हिदायत दी गई है कि वो केस के लिहाज से 500 रुपये या 1,000 रुपये ऑनलाइन फीस अदा करते हुए सेल्फ रिपोर्टिंग करें। दाखिलों के दूसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन और वेब ऑप्शंस का आगाज 16 जून से हो गया है, जो 27 जून तक जारी रहेगा, जबकि 30 जून को सीटों का अलॉटमेंट होगा। तमाम उम्मीदवारों को मुतला किया गया है कि वो तीसरे मरहले के अलॉटमेंट के बाद मुतालिका कॉलेजों को रिपोर्ट करें। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ने जुमे को एसएससी और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतीजे जारी कर दिए हैं, जो अप्रैल में 2023 में मुनक्किद किए गए थे। एसएससी इम्तिहानात में 30,564 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिनमें से 15,193 उम्मीदवार कामयाब रहे, जो 49.71% होते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की तादाद 42,026 थी, जिनमें से 19,813 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया, जो 47.14% होता है। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि कामयाब और नाकाम उम्मीदवारों को प्रिंटेड मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स अंदरून 15 दिन मुतालिका इदारों को रवाना कर दिए जाएंगे। वेबसाइट तेलंगाना ओपन स्कूल .org के जरिए मेमोज की कॉपी डाउनलोड की जा सकती है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू आज शाम 2 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंची, जहां चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया के इस्तकबाल के लिए गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, सविता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौर, CH मल्ला रेड्डी के अलावा अरकान पार्लियामेंट संतोष कुमार, वेंकटेश नीता, अरकान काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी, मधुसूदन चारी, नवीन कुमार के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार, GHMC मेयर जी विजयलक्ष्मी भी मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सदर जमहूरिया से रियासती वज़रा, अरकान मुखन्नना और आला ओहदेदारों का तारुफ करवाया। सदर जमहूरिया हफ्ते को हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ दुंडीगल में फ़िज़ाइया की अकेडमी में मरबूत ग्रेजुएशन परेड का मुआयना करेंगी। वो मुसल्लह फ़ौज की सुप्रीम कमांडर भी हैं। आज शाम राजभवन में वो क़याम करेंगी। हफ्ते को परेड में शिरकत के बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगी। फ़िज़ाइया एयरफोर्स अकेडमी की ग्रेजुएशन तकरीब में सदर जमहूरिया हिंदुस्तानी बहरिया, साहिली गार्ड्स और दोस्त बैरूनी मुल्कों के अहदेदारों को भी एजाज़ात से नवाजेंगी, जिन्होंने फ़िज़ाइया की अकेडमी में तरबियत इन्हें दी गई है। इस तकरीब में मुख्तलिफ तैयारों के जरिए फ़िज़ाई करतब भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने जुमे को काचीगुड़ा में GHMC दफ्तर में वार्ड ऑफिस सिस्टम का इफ्तिताह किया, जिसे GHMC में इंतजामी असलाहत की सिमत एक संगे मील करार दिया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने अपनी तकरीर के दौरान इस नए सिस्टम के कदोकाल बयान किए और कहा कि सिस्टम के आगाज़ का अहम मकसद हुक्मरानी को शहरियों से मज़ीद खरीदतर करना है।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद में शहरी अब अपने मसाइल की तेज से यकसोई को यकीनी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए वार्ड सिस्टम पर अमल आवरी के जरिए मकामी हुक्मरानों में इजाफा होगा और शहरियों को अपने मसाइल की यकसोई के लिए दूर दराज वाक़ दफातर तक जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। केटीआर ने कहा कि वार्ड ऑफिस सिस्टम पर अमल आवरी का वाहिद मकसद ये है कि शहरियान हैदराबाद को बेहतर हुक्मरानी फराहम की जाए। बिला लिहाज सियासी इलाक़ वज़ीर वल्दी नज़्म ने तमाम अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो इस सिस्टम की कामयाबी के लिए इश्तराक करें। అందులో హైదరాబాద్ ఒకటే 675 చదరపు కిలోమీటర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. రాష్ట్రం మొత్తంలో ఒక 3 కోట్ల మంది హైదరాబాద్ బయట ఉన్నారనుకుంటే ఒక హైదరాబాద్ లోనే 1 కోటి పైచీలకు జనాభా ఉన్నారు. 1,12,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉన్న తెలంగాణలో ఒక హైదరాబాద్ 1 కోటి మంది అంటే ఎంత జనసాంద్రత ఉందో, ఎంత డెన్సిటీ ఉందో పాపులేషన్ ఇక్కడ దాన్ని బట్టి అంచనా వేయవచ్చు. అట్లాంటప్పుడు సహజంగా ఏమవుతుంది, ఎంత మెరుగైన పరిపాలన ఫలాలు అందించగలిగితే, ఎంత మంచిగా అధికార యంత్రాంగం ప్రజలకు సన్నిహితంగా దగ్గరగా ఉంటే అంత మంచిది అనే ఆలోచనతో నేను గౌరవనీయులైన మా కమిషనర్ గారిని, మా మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించిన సీనియర్ అధికారుల బృందాన్ని దేశంలోని అన్ని నగరాలకు కూడా పంపించిన. అక్కడ ఎట్లా ఉంది పరిపాలన? ఎందుకంటే తెలంగాణ చూస్తే 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో 142 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో 3,618 మున్సిపల్ వార్డ్స్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో 150 డివిజన్లు ఉన్నాయి. మరి ఈచ్ యూనిట్ ఎట్లా పనిచేస్తుందని తెలుసుకోవడానికి ఒక్క నిమిషం ఆలోచన చేసే ప్రయత్నం మనందరం కూడా చేయాలి. ఇప్పుడు గ్రామమే తీసుకుంటే ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు ఒక పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉన్నారు. ప్రతి గ్రామంలో దాదాపు గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన ఆశా వర్కర్లు కానీ, టీచర్లు కానీ, ఒక్కొక్క గ్రామంలో దాదాపు 25 నుంచి 30 మంది దాకా ప్రభుత్వ సిబ్బంది ప్రతి గ్రామంలో ఉంటారు. ఏదో ఒక రూపంలో కారోబార్ కావచ్చు, విఆర్ఏ కావచ్చు, విఆర్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామంలో కొద్దిసేపు మాట్లాడకపోతే మంచిది కదా. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पोर्ट अजय कुमार ने बताया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने का जो ख्वाब देख रही है वो इसलिए पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 40% कमीशन खाने वाली हुकूमत नहीं है। कर्नाटका में कांग्रेस को इसलिए इख्तिदार हासिल हुआ क्योंकि वहाँ की अवाम बीजेपी की बदुनवान और कमीशन हासिल करने वाली हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस को वोट डालते हुए इख्तिदार पर लाई, जबकि तेलंगाना में रियासत की अवाम बीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी से मुतमईन है। अजय कुमार ने कहा कि यहाँ बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमत को रूबे अमल लाया गया है और बीआरएस अपनी 9 साला बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करेगी। అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర నీ ముఖ్యమంత్రి పేరు చెప్పవా అంటే వాళ్ళకి సిద్ధంగా ఎవరు లేరు. సరే నువ్వు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు, నీ ముఖ్యమంత్రి పేరు ఎవరు చెప్పవా అంటే చెప్పలేరు. కానీ మాకు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి కూడా ఉన్నారు. అట్లా సిద్ధంగా అంత గొప్ప క్వాలిటీ ఉన్న మహనీయుడు కేటీఆర్ గారు. ఆయన ఆలోచన విధానం చెప్తా ఉన్నా. ఒక్కొక్క కార్యక్రమాన్ని మమ్మల్ని పట్టి వెనుకబడి ఉరికిచ్చి మరీ పనులు చేపించే కార్యక్రమం ఏదైతే చేసిండో అది కేటీఆర్ గారి వల్లనే సాధ్యమైన తప్పితే వేరే మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ వల్ల సాధ్యం కాదు. ప్రతి ఊర్లో పార్కులు, ప్రతి ఊర్లో వైకుంఠ ధామాలు, వార్డులో టాయిలెట్స్. ఆయన 4 గోడల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నేను ఇది హైదరాబాద్లో చేసిన రాబాయ్, నువ్వు ఇది ఖమ్మంలో ఎందుకు చేయమంటే ఆడ పడాపడా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఉదాహరణ నేను వీడియో ప్రోడ్ చెప్తా ఉన్నా, చెయ్యాలని చెప్తాడు, వెనకబడతాడు. సో ఆ రకమైన మోటివేషన్ వెనక నుంచి ఇస్తా ఉంటే ఒక టర్బో ఇంజన్ లాగా పనిచేస్తాడు మాకు వెనకాల కేటీఆర్. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు మీకు ఖమ్మం గొంగళి పురుగు లెక్క ఉన్నాయా? 2016లో నేను వస్తే గబ్బు ఉండే, సీతాకోక చిలుక లెక్క తయారైంది ఆ ఖమ్మం. ఇవాళ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ సచ్ అ గుడ్ జాబ్ ఓవర్ దేర్ అని చెప్పి ఆయన అనేక సార్లు ముఖ్యమంత్రి గారు మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటే మా ఛాతీ చెప్పని అవుతుంది. ఒక ఆయన అంటారు ఢిల్లీలో చెప్పనించుక ఛాతీ అని, కాదు ఖమ్మంలో మాది చెప్పనించుక ఛాతీ అని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాని పనులు మేము చేసినాం. ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद में जब भी कांग्रेस का झंडा लहराया था उस वक्त रियासत में कांग्रेस इक़्तिदार में आई थी। गांधी भवन में आज सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर अनिल कुमार यादव ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के मुख्तलिफ बस्तियों में
आज जो भी तरक्की देखी जा रही है वो कांग्रेस दौर में दी गई तरक्की है। उन्होंने कहा कि आज शहर हैदराबाद की हमारे जैसे तरक्की और शहर में आईटी का फरोग कांग्रेस की मरूने मिन्नत है। कांग्रेस दौर में सैकड़ों आईटी कंपनियां हैदराबाद में कायम हुई। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत की तकसीम के बाद वजूद में आने वाली तेलंगाना रियासत फाजिल बजट वाली रियासत थी। ये सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन हुआ था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद अवाम से झूठे वादे करते हुए इख्तिदार पर आने वाली बीआरएस हुकूमत ने 9 साल के अंदर तेलंगाना को 5 लाख करोड़ का मखरूज बनाया। इस तकरीब से साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और नवमुंतखब माफ़ कीजिएगा हाल ही में नामजद सिकंदराबाद डीसीसी के सदर अनिल कुमार यादव ने भी खिताब किया। అదే విధంగా ఆయనతో కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పి వందలాది మంది యువకులు ఈ రోజు గాంధీ భవన్ కు వచ్చి ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు। మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు మిత్రులారా। చాలా మంది వేదిక మీద నాతో అంటున్నారు, మేము ఆనాడు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ తో 2004లో కలిసి పనిచేసినాం, 250 సీట్లు గెలిపించే కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తెచ్చిన ఆనాడు ఈనాడు మళ్ళీ 2024 కొత్త సంవత్సరం కొత్త ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్। आज सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट के नए सदर आज चार्ज ले रहे हैं मेरा भतीजा अनिल कुमार यादव जी। उन्होंने एनएसयूए यूथ कांग्रेस से मेहनत करते हुए यहाँ तक आए और आज इस जलसे में मेहमान खुसूसी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी जी, और आज खुसूसी तौर पर हमारे बीच में कुछ नए मेहमान आए हैं। वो मेहमान तो रोहित चौधरी सेक्रेटरी तो हमारे पुराने हो गए, लेकिन 2 नए मेहमान हैं। एक है विश्वनाथ जी, कर्नाटक के इंचार्ज सेक्रेटरी थे, और दूसरे हैं मंसूर अली खान। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये दोनों को तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करो। इसलिए करना है कि वो कर्नाटक जिता के अब तेलंगाना में आए हैं। तो अब रेवंत रेड्डी जी की सदारत में, उनकी लीडरशिप में यहाँ फिर तेलंगाना में भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी। अरे तालियां में दम नहीं दिख रहा मुझे, और जोर से बजाओ। हाँ अब बजा। हाँ, हैदराबाद का ताली दिल्ली तक पहुंचना, क्योंकि ये लोग कर्नाटक में जीता कर हमारे पास आए हैं। तो उनका कदम बहुत मुबारक है और इंशाल्लाह यहाँ हुकूमत बनेगी। ఇకపోతే మిత్రులారా, మరి ఈ రోజు మనము చాలా కష్టపడాలా, నియోజకవర్గాల కష్టపడాలా, కేవలము పైపైనే ఉంటే కాదు। రేవంత్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ గా చెప్పినారు, ఎవరు కష్టపడతారో ఈవెన్ ఆయనకి సీట్ గానీ నాకు కూడా సీట్ గానీ సర్వే ప్రకారంగా ఇస్తా అంటున్నారు। సర్వేలో ఎవరిది వస్తుందో ఆయన డైరెక్ట్ నాకు కూడా చెప్పినాడు, शब्बीर भाई आपका सीट मेरा सीट दोनों का मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं है। जो सर्वे में जिसके पास दम होगा वही कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। तो अब आप लोग यहाँ से सिर्फ 5 महीने बचे हैं, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए, वहां हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है। राहुल जी का प्रोग्राम दिए थे उन्होंने कि रैतु सदस्य किसानों का डिक्लेरेशन, फिर प्रियंका जी आए उन्होंने डिक्लेरेशन दिया हमको यूथ डिक्लेरेशन। तो यूथ के सामने हमें यूथ को लेकर जाना है और किसानों के सामने किसानों का जाना है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, लोग बेरोजगार है। और दूसरी अच्छी बात यह हो गई है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस मंच से कि जो मुसलमान या क्रिश्चियन ఇదే నగర అధ్యక్షుని గురించి పెద్దలు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఎంతో మంది పెద్ద నాయకులు ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు నేను కూడా ఒక పిల్లగానిగా వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని। ఒక్కొక్క పెద్ద పెద్ద మతేరతి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు పెద్దలు స్వర్గీయ పి జనార్దన్ రెడ్డి కావచ్చు, స్వర్గీయ సరోజిని పుల్లారెడ్డి కావచ్చు, శశిధర్ రెడ్డి కావచ్చు, ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద అతిరథ మహారథుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒక ఆశ, అంటే మా నాన్నగారు నగర అధ్యక్షుడు అయితే మేము పనిచేయడానికి అవకాశం వస్తుందని ఆ రోజులు ఎంతో మంది నాలాంటి యువకులు ఆ రోజు కృషి చేయడం జరిగింది। ఈ రోజు ఆ రోజు అప్పుడున్న పిసిసి అధ్యక్షుడు ఎంఎస్ఆర్ ఎం సత్యనారాయణరావు గారు ఆ రోజులున్న పరిస్థితులలో ఎప్పుడైతే నాన్నగారిని ఆలోచించిరో హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక యాదవ్ బిడ్డకి ఇస్తే బాగుంటది, ఎంతమంది వ్యతిరేకం చేసినా కూడా
सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने साबिक रुकने कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव और साबिक रुकने असेंबली श्री सैलम गौड़ के हमरा पेट बशीराबाद में मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर अमल करते हुए जवाहरलाल नेहरू हाउसिंग सोसाइटी को 70 एकड़ मुकम्मल अराजी फ्राहम करे। उन्होंने बताया कि ये बात मज़हका ख़ैज़ है कि मौजूदा BRS हुकूमत ने निज़ामपेट की 32 एकड़ अराजी तो जवाहरलाल नेहरू हाउसिंग सोसाइटी के हवाले कर दी, लेकिन पेट बशीराबाद की 38 एकड़ अराजी जवाहरलाल नेहरू हाउसिंग सोसाइटी के हवाले करने से गुरेज कर रही है। इसकी वजाहत की जाए। उन्होंने पेट बशीराबाद की 38 एकड़ अराजी का हाउसिंग सोसाइटी के अरकान के साथ मायना किया और सहाफ़ियों को तयक़ुन दिया कि बीजेपी उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगी, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी मदद भी करेगी। बंडी संजय ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू हाउसिंग सोसाइटी के अरकान ने फीकस 2 लाख रुपए ज़मीन की मार्केट कीमत अदा करने के बावजूद गुज़िश्ता 15 साल से अराजी हासिल करने के लिए बेचैन है। इस दौरान 60 सहाफ़ियों की मौत भी वाक़ हुई और सुप्रीम कोर्ट का साफ जजमेंट आने के 9 माह बाद भी वज़ीर आला KCR सहाफ़ियों को उनकी ज़मीन देने के लिए टाल मटोल की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। పేరు మీద అప్పటి ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేయడం, అప్పటి ప్రభుత్వం 70 ఎకరాల స్థలాన్ని వీళ్ళకి కేటాయించడం చూపెట్టడం, దానికి సంబంధించి సొసైటీ ఏర్పడి 15 సంవత్సరాల క్రితం 2 లక్షలు కట్టించారు. 15 సంవత్సరాలు 2 లక్షల క్రితం 2 లక్షలు ఎంత పెద్ద ఉంటుంది? 12,50,00,000 కట్టింది. ₹1 2 కాదు, మనకి ఒక్కడికి ఇవ్వాలి. అప్పుడు 2 లక్షలు అంటే అదే మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం ఇచ్చేది. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు సార్. అప్పుడే రోజులు ఇచ్చిన కూడా వాళ్ళు సార్ ఏదోటి మాకు కనీసం రోజు పొట్టగూడు కోసం మేము ఈ వృత్తి చేస్తున్నాం, ఇది తప్ప వేరే చేయలేము, సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నాం. కనీసం మా పిల్లల పేరు మీద 2 గుంటలో గజాల జాగా ఉంటది, మా పేరు మీద పిల్లల పేరు మీద చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి గుంతమ్మ కొడుకులది ఓడి పెద్ద పిల్లలు కట్టుకోవాలి, మాకు అపార్ట్మెంట్స్ కట్టుకోవాలని చెప్పి ఆశ లేదు వాళ్ళకి. గూడు ఉండాలని చెప్పి ఆలోచన. పిల్లలకి ఏం చేస్తాం చెల్లిస్తే ఏం చేసినట్టే వాళ్ళని చెల్లిస్తాం. నెలకు జీతాలు వస్తే 6% జీతాలు రూపాయలకే సగం పోతాం. 3 పెన్షన్లకు ఇటువంటి బస్సులు 2 లక్షల రూపాయలు పుస్తకాలు కుదబెట్టి ఈ ఆస్తు. तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने जन समिति पार्टी को दीगर जमात में जम करने से मुतालिक अपने ऐलान की वजाहत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जन समिति को दूसरी जमात में जम करने से मुतालिक जो इतलात गश्त कर रही हैं उन इतलात पर इन्होंने वजाहत की और कहा कि तेलंगाना जन समिति बरकरार रहेगी और दीगर किसी भी जमात में जम नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में कोदंडराम ने सहाफत के लिए एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में काम करने वाली दीगर जमातों के साथ मिलकर तेलंगाना की तामीर नौ में हिस्सा लेने का वो मंसूबा रखते हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ अवामी तंजीमों और सियासी जमातों के सरबराहों से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेलंगाना जन समिति को दूसरी जमात में जम करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में मुकाबला करने के सिलसिले में अभी कतई फैसला नहीं लिया गया। आंध्र प्रदेश में एक रुकने पार्लियामेंट की बीवी और बेटे के अगवा का मामला सामने आया है। फिरौती देने गए पार्लियामेंट रुकन के दोस्त को भी किडनैपर्स ने पकड़ लिया था। हालांकि शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने तीनों को किडनैपर्स के चुंगल से छुड़वा लिया। यह वाकया 13 जून का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर CH त्रिविक्रमा ने बताया कि 13 जून को सुबह 8 बजे उनके पास YSR कांग्रेस पार्टी के MP MVV सत्यनारायण का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी बीवी, बेटे और पेशे से ऑडिटर दोस्त वेंकटेश्वर राव का अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि किडनैपर्स मंगल को सत्यनारायण के घर में उस वक्त घुसे जब उनका बेटा और बीवी अकेले थे। किडनैपर्स ने सत्यनारायण की बीवी से सोना और नकदी भी छीन ली और उन्हें किडनैप करके ले गए। कुछ देर बाद MP सत्यनारायण के घर पेशे से ऑडिटर दोस्त वेंकटेश्वर राव पहुंचे और उन्हें देखा कि घर में कोई नहीं है। इसी दौरान उनके पास एक फ़ोन आया और उन्हें किडनैपिंग की जानकारी दी गई। किडनैपर्स ने उनसे फिरौती की मांग की। किडनैपर्स इससे पहले MP के बेटे शरद चंद्र के बैंक अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफ़र करवा चुके थे। इसके बाद उन्होंने MP के दोस्त वेंकटेश्वर राव से भी पैसों की डिमांड की। वेंकटेश्वर राव जब उन्हें पैसे देने गए तो उन्हें भी किडनैप कर लिया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फौरन 17 टीमों को शहर की सरहदों पर तैनात कर दिया। पदमनबम पुलिस ने किडनैपर्स को तब पकड़ा जब वो भाग रहे थे। तीनों को उनके चुंगल से महफूज छुड़ा लिया गया। वेंकटेश्वर राव और पार्लियामेंट और MP के बेटे शरद चंद्र को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने 2 मुलजिमीन हेमंत और राजेश को गिरफ्तार भी किया है।
2015లో కూడా ఒక కిడ్నాప్ మర్డర్ కేసు కూడా జరుగుతుంది. సో దీనిపైన చట్టరీత్యంగా ఏ విధంగా మనం చర్యలు తీసుకోవచ్చు మేము డిస్కస్ చేసి లీగల్ అడ్వైసెస్ తీసుకొని ప్రాసిక్యూషన్తో మాట్లాడుతూ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్, నథింగ్ ఈస్ కంప్లీట్. న్యూ ఫ్యాక్ట్స్ మే కమ్ అవుట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. Still, just now we hear the new investigation is going. So give us more time. As investigation goes on, we'll give more information. Morning, the kidnappers so approximately harassed like valuable watches and cash. They're expecting huge cash into expectation. आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में जुमे के रोज 10वीं क्लास के स्टूडेंट को एक शख्स ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिससे स्टूडेंट बुरी तरह से झुलस गया। जख्मी की पहचान वेंकी के तौर पर हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल जाते वक्त वेंकी ने 3 लोगों पर इल्जाम लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंकी मुलजिम की बहन को परेशान करता था, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। जिले विकाराबाद के परगी में रौनुमा सड़क हादसे में 3 खवातीन हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि कार और ऑटो के टकरा जाने के नतीजे में यह हादसा रूप खान पेट गेट के करीब जुमे को तकरीबन 1 बजे दिन पेश आया। महलूकीन की अंजलम्मा, हिमाबाई और शशिकला की हैसियत से शिनाख्त की गई है। उन्हें शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही जान न हो सकी। इस वाक़े में दूसरे 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। तेलुगु फिल्म आदि पुरुष की नुमाइश में ताखीर पर हैदराबाद के करीब एक थिएटर पर अदाकार प्रभास के मद्दाहों ने तोड़फोड़ मचा दी। बरहम नौजवानों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले नौजवानों के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया। हैदराबाद के करीब रामचंद्रपुरम में ये वाक़या पेश आया। फिल्म आदि पुरुष में प्रभास मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। हैदराबाद में ही आईमैक्स थिएटर में अदाकार के मद्दाहों ने एक नौजवान को महज इस वजह से ज़दोकोब किया क्योंकि उसने कहा था कि उसे फिल्म पसंद नहीं आई। ये नौजवान खानगी टेलीविजन चैनल्स के साथ बात कर रहा था कि अदाकार के मद्दाहों ने उसे दरमियान में ही रोक दिया और बहस और तकरार के बाद शदीद ज़दोकोब किया। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक खातून की आखिरी रसूमात की अदायगी के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 3 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या चित्तौड़ जिले के कुप्पम मंडल के तुम्बागानी पल्ली में पेश आया। बताया गया कि गांव से ताल्लुक़ रखने वाली रानी नामी खातून खराबी सेहत के बाइस फौत हो गई थी। इस खातून की आखिरी रसूमात के लिए घर वाले और रिश्तेदार उसे शमशान घाट ले गए, जहाँ शमशान घाट में झूलते हुए बरक़ी तार की जद में आकर 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त तिरुपति, रविंद्रन और मुन्नप्पा की हैसियत से की गई। कुप्पम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए कुप्पम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। निजामाबाद में एक शख्स की आरटीसी बस में सफर के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के कोरटला मंडल के नाकला गुट्टा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले करण किसी काम के लिए निजामाबाद आए थे और काम मुकम्मल करने के बाद अपने गांव वापस लौट रहे थे कि आरटीसी बस में सीट पर ही उनकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान को इसकी इत्तला दे दी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।